संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। संजीव, आज सुबह सुबह ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया कि युद्ध जो है वो खत्म होने की कगार पर है, ईरान समझौते के लिए बेताब है। एक बार फिर वो वही बात दोहराते नजर आए। तो क्या वाकई स्थिति जैसी ट्रंप बता रहे हैं या फिर ये किसी एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति कही जाए? और अगर ये युद्ध खत्म होता है तो जो महंगाई की मार पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है, रुपया अपने, अगर भारत की बात करें, रुपया अपने रिकॉर्डतम स्तर पर जिस तरह से सबसे कमजोर प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है इतिहास में कहा जाए, और कच्चा तेल 100 पार कर ही चुका है, तो क्या इससे हमें फिर राहत मिलेगी? और राहत मिलेगी तो कितना वक्त लगेगा? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही हैं उन बातों का क्या हम वैसे ही मायने समझे जैसा कि उनके शब्द कहते हैं, इस पर तो वर्डिक्ट आ चुका है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो एक्चुअल होता है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि ईरान कहीं भी इस मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो अभी भी लड़ने के ही मूड में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पेज एक बात पर आकर फंसी हुई है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार ईरान को है या नहीं है। ईरान कहता है हमें है और अमेरिका कहता है हमें इनको ये अधिकार नहीं देना है। और अगर इस बात पर पेच फंसी हुई है तो वो फिर फंसी हुई है। कोई भी अभी तक जितना भी प्रस्ताव गया है और आया है ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उसमें इस पेच को सुलझाने का कहीं भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ता है। लिहाजा ये युद्ध समापन की तरफ जा रहा है, इस बात को अभी थोड़ा सा हमें ये लगता है कि थोड़ा एप्रीहेंसिव होकर के ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि थोड़े दिन और ये जो युद्ध विराम है, जिसे वेंटिलेटर पर कहते हैं ट्रंप साहब, वो थोड़ा और चल जाए। लेकिन उनके इस युद्ध से जो ईरान और वो युद्ध अमेरिका चल रहा है, उसने केवल उन दोनों देशों के संबंधों को या फिर उस क्षेत्र के ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, ऐसा तो है नहीं। आपने सही बताया कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किलों का सबब बनकर के आया है। और जाहिर है कि हमें तो अपने बारे में सोचना है। अब हमारी स्थिति क्या है, आपको मैं एक आकलन करके बताता हूं कि जब साल 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध शुरू हुए थे, उस वक्त अप्रैल और मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच में 9 रुपया पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, 9 रुपए। तो आप ये समझ लें कि उस हिसाब से अभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी आप पूरे बढ़े हैं, 4% केवल मात्र बढ़ा है। और संभावना इस बात की ज्यादा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि कीमतें कैसे बढ़ी हैं। जनवरी में इस साल $63 प्रति बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल थे, वो अभी इस वक्त 110 के आसपास है। और मार्च 20 का एक ऐसा लम्हा भी आया था जब $120 हो गए थे। तो इसका अर्थ ये है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है अगर ये वार खिंचता है। अब हमारे लिए उस हिसाब से तो कीमतें बढ़ी नहीं हैं। वो जिस तरह से $63 से $120 पहुंच गया है रेट, उस हिसाब से तो तेल के दाम बढ़े नहीं हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, और आप जानते हैं उसमें सरकारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, IOC, BP और HP, यही 90% रिटेल जो है वो देती हैं हमें पेट्रोल और डीजल। तो ऐसे में जाहिर है कि अभी भी इम्तहान बाकी हैं। और बताया ये जा रहा है पूजा कि अगर कल को मान लीजिए कि ये युद्ध खत्म हो जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप चले भी जाएं, तो आपको ये समझ में बात आएगी कि कोई तेल के दाम तुरंत कम जाएंगे, ऐसे नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका के जो कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव रिसर्च है, उनका ये कहना है कि जो बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है इस साल का, वो है $90 प्रति बैरल। $90 प्रति बैरल तो रहेगा ही रहेगा अगर फर्ज करें कि कल को युद्ध खत्म हो जाता है तो यानी कि आप एक ऐसे दौर के लिए प्रवेश कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक दुश्वारियां हैं। लेकिन क्या इसको बस ये कह देना कि आपने इलेक्शन के लिए रोके रखा और उसके बाद फिर आपने बढ़ा दिया, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसमें कि एक देश के तौर पर लड़ने की जरूरत है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया इंक्रीज को, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप वो देखें कि तेल के दाम कितने हो गए हैं, तो कोलकाता में वो 110 रुपए के आसपास हो गए हैं और चेन्नई में 105 रुपए के आसपास, और ये तब बढ़ा दिया जाता तो जाहिर है कि उसका असर हो जाता वोट पर। लेकिन
इसके बावजूद ये बात समझना पड़ेगा कि आपका जो हिसाब किताब है अर्थव्यवस्था का, वो इस ओवर सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा और मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि मामला केवल कच्चे तेल का नहीं है पूजा। इसके अलावा आप देखिए यूरिया, वो उसकी भी जो कीमतें हैं, यूरिया और अमोनिया की कीमतें 65% बढ़ गई हैं। नेफ्था अनअवेलेबल हो गया है। हीलियम जो कि सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है, वो उसकी कीमतें भी 50% बढ़ गई हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन सब सेक्टर्स पर असर पड़ रहा है और आप ज़रा ज़्यादा मुश्किल में हैं अगर आप डॉलर पर निगाहें डालें। डॉलर की कीमतों में आप ये समझ लें कि 91 रुपए से लेकर पिछले 8 सप्ताह में आप 97 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। और ये जो 7-8% का फॉल हुआ है, ये और भी ज्यादा मुश्किल कर दे रहा है, क्योंकि उतने ही तेल को खरीदने के लिए आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो ये समस्या जो है वो किसी एक दल या एक सरकार की नहीं है, ये एक देश की समस्या है। अगर आपस में आप अपनी आप को एक टीम बना करके काम नहीं करते हैं तो ये मुश्किल और दुश्वारियां और बढ़ने वाली हैं। आर्थिक तूफान आ रहा है तो वो केवल सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो विपक्ष और आम जनता के लिए भी होगा। अब देखिए, आखिरी बात यह है पूजा कि जब कोई भी सरकार अपनी जनता को शील्ड करती है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देखिए हमारी सरकार ने शील्ड किया, 8 सप्ताह नहीं बढ़ाए और अब हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कोई भी देश अपने लोगों को सब्सिडी देता हुआ दिखाई पड़ता है तो वहाँ आम तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो सब्सिडीज होती हैं वो दरअसल हकीकत जो होती है अर्थव्यवस्था की उसको निरूपित नहीं करती हैं। तो आप प्राइस फ्लक्चुएशन से अपनी जनता को बचाने की जब आप कोशिशें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था में विश्वास कहीं ना कहीं घटता है। और उसका एक असर ये हुआ है कि पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे विदेशी निवेशक हैं अपने पैसे लेकर के उन इलाकों में, उन जगहों की तरफ, उन देशों की तरफ गए हैं जहां उन्हें लग रहा है कि ज्यादा फायदा है, खासतौर पर एआई के क्षेत्र में जो देश आगे हैं। तो ये 3 तरह की परिस्थितियां हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भागे चले जा रहे हैं। अब ऐसी समस्या में जाहिर है एक तूफान तो आ रहा है। अब यहां है प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका। वो हमेशा से रेवड़ी के खिलाफ रहे हैं और रेवड़ी का वो विरोध करते रहे हैं, सब्सिडी जिसको आप कहती हैं। अब क्या इन रेवड़ियों से ये सरकार उठ पाएगी? जो फ्री की चीजें दी जाती हैं, क्या उससे उठ पाएगी पूजा? और अगर सामने कोई इलेक्शन नहीं है अभी 1 साल, तो क्या कोई कड़े फैसले ले सकती है सरकार? सब लोग अब इस बात को देख रहे हैं। जी, क्या कोई कड़े फैसले ले सकती है सरकार? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन कड़े फैसलों के तहत ये महंगाई की मार और कितना रुलाएगी।